हेलो दोस्तों, आज हम माय क्रूल लव का 38वां भाग लेके आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। शहर के एक क्लब में कोई आज धड़ाधड़ शराब के गिलास खाली किया जा रहा था। वो इतनी शराब पी चुका था कि अब उसका होश पूरे तरीके से खो चुका था, मगर उसकी आंखें लाल हो गई थी दर्द से, रोने से। वह काफी टूटकर बिखर चुका था। वह कोई और नहीं, मयंक था। आज उसका दिल बुरी तरह से टूट गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने आप को आखिर संभाले तो कैसे संभाले। उसने बहुत प्यार किया था नूर से। उसने उम्मीद तक नहीं की थी कि वह किसी और से प्यार करती है। आज जब साफ साफ उसने उसे बोल दिया कि वह किसी और को चाहती है, तो उसका दिल इतनी बुरी तरह से टूट गया कि उसे सिवाय शराब के और कोई सहारा नजर नहीं आ रहा था। वो एक जेंटलमैन था, नूर के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता था, मगर अपने टूटे हुए दिल को आखिर कैसे संभाले। वह कैसे दिल टूटने का दर्द बहुत बड़ा होता है, सच में। अपने आंसुओं को कंट्रोल करते हुए उसने शराब का गिलास उठाकर फिर से खाली कर दिया। आंखें बंद करके वह बैठा रहा। उसकी आंखों के सामने नूर का चेहरा गुजर रहा था, लेकिन उसके दिल की तड़प और ज्यादा बढ़ रही थी। उसके दिल का दर्द हद पार कर रहा था। वह इतना दर्द में था कि पूछो ही मत। उसे सुकून चाहिए था इस वक्त। कैसे भी करके, कुछ भी करके वह इस दर्द से आज़ाद होना चाहता था। तभी अचानक किसी ने उसके कंधों को थपथपाया। जैसे तैसे नशे की हालत में मयंक ने पलट कर देखने की कोशिश की, मगर उसे सिर्फ एक धुंधला चेहरा नजर आया। अगले ही पल किसी ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया और उसे पैशनेटली किस करने लगा। शायद कोई लड़की थी। उसके बॉडी की महक बहुत अमेजिंग थी। वो लड़की उसकी बाहों में थी और उसे किस कर रही थी। मयंक एकदम से हैरान हो गया। उसका सारा नशा जैसे कुछ सेकंड में ही हवा हो गया। वह चौंक गया। उसकी आंखें फट गईं, मगर वह लड़की उसे किस करती रही। वो कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही ब्रेक हो गया। लड़की का चेहरा पीछे हुआ तो मयंक ने अपनी पलकों को 4-5 बार झटक कर उसे चेहरे को क्लियरली देखा। एक खूबसूरत सी लड़की के सामने खड़ी थी। वह कोई और नहीं, चंचल थी। चंचल ने कहा, सॉरी स्वीट हार्ट, एक्चुअली क्या है ना कि वहाँ मेरे फ्रेंड्स बैठे हुए हैं। उनके साथ मेरी शर्त लगी थी कि मुझे किसी रैंडम लड़के को किस करना है, इसलिए मुझे करना पड़ा, सॉरी। मयंक ने उन लोगों की तरफ देखा जो कि चेयर कर रहे थे। उन लोगों की तरफ देखकर कुछ लोग बैठे हुए थे सोफे पर, कुछ लड़के लड़कियां। उसके बाद उन्हें इग्नोर करते हुए मयंक ने सामने खड़ी हुई चंचल को देखा, जो मुस्कुरा रही थी, अपने फ्रेंड्स को अपने जितने का इशारा कर रही थी, काफी एक्साइटेड लग रही थी। चंचल ने जैसे ही पलट कर मयंक को देखा, तो अगले ही पल उसने खुद को एक बार फिर से इस आदमी की बाहों में पाया। पता नहीं क्यों, पर मयंक ने चंचल को पकड़ अपनी बाहों में खींच उसे कस के पकड़ लिया और उसके होठों पर पैशनेटली किस करने लगा। चंचल के सारे दोस्त ये देखकर एम्यूजमेंट के साथ जोर से चिल्ला दिए, वो 0-0। किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की थी, मगर सबसे ज्यादा शौक इस वक्त जो कोई लग रहा था वह चंचल थी, जिसकी आंखें फट गईं। What the hell? उसने उसे आदमी को दूर धकेलने की पूरी कोशिश की, पर मयंक ने उसे करके अपनी बाहों में पकड़ लिया और उसे ऐसे किस करने लगा जैसे इस वक्त उसे इस किस की बहुत ज्यादा जरूरत हो। तभी अचानक चंचल को कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसने उसके होश उड़ा दिए। यह आदमी रो रहा था। वॉट? इसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे।
पूरे गाल भीग चुके थे और ये उसे ऐसे किस कर रहा था। इसके होंठ कांप रहे थे, इसका शरीर कांप रहा था। ओह गॉड! हो क्या गया इस आदमी को? चंचल को पता नहीं क्यों बहुत ही अजीब लगा, मगर मयंक बस उसे किस करता रहा। धीरे धीरे चंचल के हाथ मयंक के कंधे पर गए और फिर उसने भी अपनी आंखों को बंद कर लिया। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को किस करते रहे। चंचल को ये समझ नहीं आया कि वह साथ में का साथ क्यों दे रही है किस करने में, पर पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा था जैसे इस वक्त इस आदमी को उसकी ज़रूरत है, शायद इस किस की भी ज़रूरत है। थोड़ी देर बाद जब ब्रेक होता है, चंचल उसे आदमी को गौर से देखती है। शक्ल सूरत का बड़ा ही हैंडसम सा लड़का, आंखों में इस वक्त आंसू और दर्द साफ नजर आ रहा था। उसे देखते ही चंचल ने सिर्फ इतना कहा, लगता है आज तुम्हारा दिल टूटा है। मयंक ने नजर उठाकर चंचल की आंखों में देखा, बोल नहीं पाया। फिर उसने चंचल को बाहों से आज़ाद किया और कहा, सॉरी। फिर वह अपनी कुर्सी पर बैठ गया, शराब पीना कंटिन्यू करने लगा। उसकी हालत देखकर चंचल को कुछ समझ तो नहीं आया, पर पता नहीं क्यों, लेकिन वो उसके बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसने भी अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर की और फिर मयंक की तरफ देखने लगी। मयंक ने सब कुछ इग्नोर करके सिर्फ ड्रिंक पर फोकस किया। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। चंचल ने ज्यादा कभी किसी लड़के को रोते देखा नहीं। लड़के ज्यादा नहीं रोते, लेकिन अगर कोई रोता है तो मतलब बात बहुत बड़ी और गहरी है, दिल पर चोट खाई है उसने। चंचल ने ड्रिंक को अपने हाथ में लेते हुए कहा, कभी कभी जो बात हम अपने अपनों से नहीं कह देते, उसे अजनबियों से कह देना चाहिए। दिल हल्का हो जाता है। मयंक ने चंचल की तरफ देखा, जो चुपचाप वहां पर बैठी उसे देख रही थी। फिर उसने वापस से अपने चेहरे को घुमा लिया और कहा, आज अचानक उसने बोल दिया कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, किसी और से करती है। अब दर्द हो रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हैंडल करूं। मयंक की आवाज हल्की सी कांप रही थी, उसकी आवाज में दर्द साफ नजर आ रहा था। उसे ऐसे देखकर चंचल को उसे पर तरस बहुत ज्यादा आ रहा था। उसने कहा, क्या उस लड़की ने कभी तुमसे कहा था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? चंचल की बात सुनकर कुछ सेकंड के लिए मयंक सोच में पड़ जाता है। फिर न में सर हिला देता है। नूर ने कभी उससे नहीं कहा था कि वो उससे प्यार करती है, कभी गलती से भी नहीं। बस वह उससे प्यार करता था। चंचल ने कहा, जब उस लड़की ने कभी तुमसे कहा ही नहीं कि वह तुमसे प्यार करती है, तो फिर तुमने ये कैसे अज्यूम कर लिया कि वह करती होगी? मयंक कुछ नहीं बोला। चंचल ने मयंक से कहा, उसका तो पता नहीं, पर तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि तुमने जरूर उससे बहुत प्यार किया होगा। मयंक ने फिर भी कुछ नहीं कहा। चंचल बात को आगे बढ़ते हुए बोली, कभी कभी हमारी किस्मत में जो नहीं होता, हमें वही बेसब्री से चाहिए होता है। और जब वह नहीं मिलता, तो दिल पूरी तरह से टूट जाता है। मेरी एक फ्रेंड के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तुम्हें पता है, बचपन से लेकर उसने जवानी तक जिस लड़के पर अपनी जान कुर्बान कर दी थी, उस लड़के के लिए उसने अपनी आंखों को भी कुर्बान कर दिया था। वो अंधी हो गई थी, उस लड़के की जान बचाने के चक्कर में। उस लड़के के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया, अपनी फैमिली के हजारों टॉर्चर बर्दाश्त किया, मगर फाइनली उस लड़के ने उसे छोड़कर उसकी छोटी बहन को अपनी मंगेतर बना लिया। और मेरी फ्रेंड इस चीज़ से इतनी ज़्यादा टूट गई थी कि उसने सुसाइड करने की कोशिश की, नदी में छलांग लगाकर। चंचल की बात सुनकर मयंक ने हल्का हैरान होकर उसकी तरफ देखा और कहा, तो फिर क्या वह मर गई?
चंचल ने सर हिलाया और कहा, बिल्कुल नहीं। और तुम्हें पता है, आज शायद इस दुनिया में उससे ज्यादा खुश कोई लड़की होगी। उसकी शादी हो गई, वो उस आदमी के बच्चे की माँ बनने वाली है। और वह आदमी वह मेरी फ्रेंड से इतना ज्यादा प्यार करता है कि वो उसके लिए पूरी दुनिया को आग लगा सकता है। इस बात पर मयंक ने कहा, ऐसे कैसे पूरी दुनिया को आग लगा देगा? इस दुनिया में हम भी रहते हैं, हमने भला उसका क्या बिगाड़ा है? मयंक की बात सुनकर चंचल हंस देती है क्योंकि उसे उसकी बात फनी लगती है। उसे हंसना देख हल्का सा मयंक के होठों पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। चंचल मयंक से बोली, इन शॉर्ट, मेरा कहने का मतलब ये था कि जो चीज़ हमें नहीं मिली, उसके बारे में सोच सोच कर इतना नहीं रोना चाहिए। हो सकता है तकदीर ने उससे भी ज़्यादा कोई बेस्ट चीज़ हमारे लिए ढूंढ कर रखी हो। तो मयंक ने एक दर्द भरी आवाज में कहा, पर मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा बेस्ट कोई हो सकता था मेरे लिए। चंचल ने कुछ सेकंड चुप रहकर फिर जवाब दिया, वो खुश है शायद उसके साथ, जाने दो उसे, अपने प्यार से दूर होने का दर्द क्या होता है, ये तो तुम्हें महसूस हो ही गया होगा। कम से कम इस बात को लेकर खुश हो जाओ कि उसे अपना प्यार मिल गया और वह उसके साथ खुश है। इसके बाद मयंक कुछ नहीं बोला, वो उठकर जाने लगा। पता नहीं क्यों, चंचल से रहा नहीं गया, वो कर मयंक के साथ चलने लगी। मयंक इतना नशे में था कि 4 कदम भी ठीक से चल नहीं पा रहा था। वो लड़खड़ा गया तो चंचल ने तुरंत उसे अपने हाथों में पकड़ लिया और कहा, संभाल कर। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, कुछ सेकंड तक बस देखते ही रहे। मयंक चंचल से बोला, मैं चला जाऊंगा। उसने उठने की कोशिश की, पर चंचल ने कहा, ऐसी हालत में कहीं ऐसा ना हो कि कल सुबह सुबह न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर तुम्हारी फोटो हो, फिर मुझे अफसोस होगा कि कल मैंने जिस हैंडसम हंक को किस किया था, आज वह ये दुनिया छोड़कर चला गया। चंचल की बात सुनकर मयंक मुंह बना लेता है। उसका क्यूट चेहरा देखकर चंचल हंस देती है और कहती है, तुम्हें हेल्प की जरूरत है, मुझे करने दो। चंचल मयंक को लेकर अपनी गाड़ी में चली जाती है। अथर्व अपने केबिन में बैठा हुआ था, दोपहर के 11 बज चुके थे, लेकिन कहर अभी तक ऑफिस में नहीं आई थी। अचानक आज वह ऑफिस नहीं आई, तो ये सुनकर वह हैरान हो गया था। कहर ने सुबह सुबह कॉल करके कहा था कि वह आज नहीं आएगी, कोई रीज़न नहीं बताया था। एक्चुअली काफ़ी टाइम से उसने छुट्टी नहीं ली थी, तो उसने कैजुअल लीव ले ली थी, यानी कि आज उसका आने का मन नहीं है, तो आज वह नहीं आएगी। अथर्व हैरान था, मगर परेशान भी। वो अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर उनके ऊपर अपना चेहरा रखा था और सोच रहा था, ऐसे अचानक वह ऑफिस क्यों नहीं आई होगी। पहले तो उसने कभी छुट्टी नहीं ली, अचानक छुट्टी लेने की क्या वजह हो सकती है। पहले तो उसे मेरी सिक्योरिटी की बहुत चिंता होती थी, अब उसे जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं मर गया तो, मुझ पर हमला हो गया तो, वह ऐसे कैसे छुट्टी ले सकती है। और ऊपर से इतने दिन से अब तक उसने मेरे प्रपोज का जवाब ही नहीं दिया। ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, कोई इतना वक्त नहीं ले सकता। 1 हफ्ते से ऊपर हो चुका है, लेकिन उस लड़की को उसकी कोई होश ही नहीं है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बहुत हो गया, मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूँगा। चाहे कुछ भी हो, चाहे मैं आज उसे अपना जवाब लेकर रहूँगा, किसी भी हाल में। अथर्व ने एक गहरी सांस लेकर अपना फ़ोन उठाया, कहर को कॉल लगाया। दूसरी तरफ कर एक मॉल में रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी, कुर्सी पर
शायद किसी के आने का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक उसका फोन बजा। वो एक सुंदर सी फ्रॉक में बहुत खूबसूरत लग रही थी, बालों को पीछे बांधा था, 2 लंचे आगे निकल रही थी, हाथ में पर्स था और चेहरे पर हल्का सा मेकअप। वो इतनी प्यारी लग रही थी कि बहुत सारे लोग उसे अटेंशन तक दे रहे थे, पर उन सब को इग्नोर करके वह किसी के इंतजार में बैठी थी। अचानक अपना फोन बजता हुआ देखा। जब उसने फोन उठाकर देखा तो स्क्रीन पर मोगैम्बो नाम फ्लैश हो रहा था। उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, अब यह मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? मैंने बोला था कि आज मैं छुट्टी पर हूँ। कहर ने बेफिक्र होकर फोन उठाया और कहा, जी कहिए बॉस। दूसरी तरफ से अथर्व की बहुत डेस्परेट आवाज कहर को सुनाई दी, कहाँ हो तुम और आज ऑफिस क्यों नहीं आई? कहर ने अपने आईब्रोज ऊपर उठे और कहा, आई थिंक मैंने लीव के लिए अप्लाई किया था, लीव अप्रूव हुई है, इसलिए मैं ऑफिस नहीं आई। और वैसे भी मैंने कई दिनों से छुट्टी नहीं ली थी। आज मुझे कुछ बहुत जरूरी काम था, मैं बाहर आई थी, इसीलिए मुझे छुट्टी लेनी पड़ी। अथर्व ने अपनी आईब्रोज को सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हें ऐसा कौन सा जरूरी काम था? तुम अच्छी तरह से पता है कि तुम मेरी पर्सनल बॉडीगार्ड हो, अपने बॉस की जान से ज्यादा कीमती तुम्हारे लिए और क्या हो सकता है? इस बात पर कहर ने अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, मैं एक लौटी बॉडीगार्ड नहीं हूँ। आपकी बहुत सारे बॉडीगार्ड हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और वैसे भी मैंने छुट्टी सोच समझ कर ली है। आज आपका ऑफिस में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आपको ऑफिस से बाहर कहीं जाकर करना पड़े। आप पूरा दिन अपने केबिन में अपनी कुर्सी पर आराम से बैठकर पेपर वर्क करने वाले हैं, तो वहां पर मेरी कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए मैंने आज छुट्टी ली है। तो आपकी जान खतरे में हो, इसका सवाल नहीं उठता। इस बात पर अथर्व ने कहा, हाँ, तो तुमसे किसने कहा कि जान पर हमला सिर्फ तभी हो सकता है जब मैं बाहर जाऊं? हो सकता है यहाँ कोई दूर बिल्डिंग से निशाना लगाकर मेरी खोपड़ी उड़ा दे। कुछ भी हो सकता है। तुम मेरी बॉडीगार्ड हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी नजरें 24 घंटे मेरे चारों तरफ रहनी चाहिए कि कहीं से कोई खतरा न आए। कहर ने अपनी आंखें रोल की और कहा, हो गया आपका। देखिए प्लीज, मेरा दिमाग ऑलरेडी बहुत खराब है और ज्यादा खराब करने की जरूरत नहीं है। क्या चाहिए आपको? ये बोलिए। अथर्व ने एक गहरी सांस ली और कहा, जवाब चाहिए मुझे, जो तुमने अब तक नहीं दिया। ये सुनकर अचानक कहर चुप हो गई, उसके गाल थोड़े लाल से हो गए और धड़कनें थोड़ी सी तेज हो गईं। उसने अपना गला साफ किया और थोड़ा नॉर्मल साउंड करते हुए कहा, हाँ, तो मैंने कहा था ना कि मुझे वक्त चाहिए। अथर्व इरिटेट होकर टेबल पर हाथ मारते हुए कहता है, 1 हफ्ते से ज्यादा टाइम हो गया है, अब क्या सच में तुम पूरी जिंदगी लेने वाली हो सोचने के लिए? कहर ने अपनी आईब्रो ऊपर उठी और कहा, पर आपने तो कहा था कि आप पूरी जिंदगी इंतजार करोगे। 1 हफ्ते में आपका पेशेंस लेवल हिट हो गया, बहुत कम पेशेंस है आप में। अथर्व ने आईब्रोज के बीच वाली जगह को पिंच करते हुए कहा, कहर प्लीज, क्या तुम मुझे जवाब दोगी? तुम्हें जो समझना है समझो, नहीं है मुझ में पेशेंस। मैं बस तुम्हारा जवाब जानना चाहता हूँ। तुम कहाँ हो इस वक्त, मुझे बताओ, मैं वहीं पर तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। इस बात पर कहर ने कहा, अच्छा, यहाँ आओगे? पर यहाँ पर जाकर क्या करोगे? यहाँ तो ऑलरेडी मैं किसी के साथ ब्लाइंड डेट पर आई हूँ। ये सुनकर अथर्व चौंक गया, आंखें फट गई और मुंह खुला का खुला रह गया। वह सुख होकर कुर्सी से खड़ा होकर बोला,
क्या ब्लाइंड डेट करने? अपने होठों को दांतों के नीचे दबा लिया। उसे हंसी आ रही थी, पर उसने अपनी हंसी को कंट्रोल किया। वह मजाक कर रही थी अथर्व के साथ। एक्चुअली वह यहाँ पर स्वयं से मिलने आई थी, कुछ जरूरी बात करने के लिए। अथर्व के साथ छेड़खानी करने का उसका मन हुआ तो उसने कर दी। कहर ने कहा, हाँ, ब्लाइंड डेट, सुना है आज वाला लड़का बहुत सारा हैंडसम है। अब क्योंकि मैं जवान और खूबसूरत हूँ, तो फिर अच्छे से ऑप्शन देखकर अपने लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन चूज करूंगी। ऐसे ही आंखें बंद करके थोड़ी ना किसी को भी हाँ बोल दूंगी। ये सुनकर अथर्व की मुखिया जोर से कस जाती है और वह कहता है, कहाँ हो तुम इस वक्त, मुझे अपनी लोकेशन दो। कहर ने जवाब दिया, मैं नहीं दे सकती, क्योंकि अगर आप यहाँ पर आ गए तो खामखा बवाल कर देंगे। मैं आपसे कल मिलती हूँ, बाय। ये बोलकर कहर कॉल कट कर देती है। दूसरी तरफ से अथर्व चिल्लाता है, हेलो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। हेलो, इरिटेट होकर फोन को फेंक देता है। ऐसे कैसे? आखिर वह ऐसे कैसे किसी के साथ ब्लाइंड डेट पर जा सकती है? मुझे पिछले एक हफ्ते से जवाब देने के चक्कर में लटका के रखा है और वहाँ वह किसी और के साथ ब्लाइंड डेट एंजॉय कर रही है, अपने लिए बेस्ट ऑप्शन चूज कर रही है। क्या मैं उसके लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं हूँ? मेरे जैसा लड़का उसे हाथ में सूरज लेकर ढूंढेंगी तो भी नहीं मिलेगा। हाउ डेयर शी! वो मुझे दूसरे किसी भी ऐसे वैसे लड़के के साथ कंपेयर कैसे कर सकती है? मैं उसके लिए बेस्ट ऑप्शन हूँ और मुझे छोड़कर वह किसी और को हाँ नहीं बोल सकती, उसकी तो। तभी वह अपना फ़ोन उठाकर किसी के पास कॉल लगाकर बोला, हेलो, हाँ, मैं आपको एक नंबर भेज रहा हूँ, मुझे फटाफट उसकी लोकेशन बताओ कि वह कहाँ पर है। उसके बाद वह कॉल कट कर देता है। दूसरी तरफ मॉल में कहर वहां पर बैठी हुई गहरी सोच में डूबी हुई थी। मुझे स्वयं को इस बारे में बताना ही होगा। तभी अचानक उसके कंधों पर किसी के थपथपा आने का एहसास होता है। वह पलटकर देखती है तो चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ स्वयं बोला है, हाय बेबी डॉल। स्वयं को देखकर कर की आंखों में चमक आ गई। वो खड़ी हुई और दोनों ने एक दूसरे को हग किया। हग ब्रेक करके स्वयं कुर्सी पर बैठा और कर बैठकर बोली, कैसे हो तुम? स्वयं ने जवाब दिया, हमेशा की तरह, बहुत अमेजिंग। क्या बात है, आजकल तुम भी लड़कियों की तरह कपड़े पहनने लगे हो। काफी खूबसूरत लग रही हो। कहर मुस्कुरा देती है। स्वयं बोला, इतना अर्जेंटली तुमने किस काम के लिए बुलाया मुझे यहाँ पर? अपना सारा काम धंधा छोड़कर आया हूँ यहाँ, ऐसे क्या जरूरी बात करनी थी तुम्हें? कहर ने कहा, एक्चुअली एक बहुत ही ज्यादा जरूरी बात थी। अगर इतनी ज्यादा जरूरी नहीं होती तो मैं तुम्हें यहाँ पर कभी नहीं बुलाती। कुछ बहुत बड़ा पंगा हो गया है। इस बात पर स्वयं कंफ्यूज होकर बोला, बड़ा पंगा? कैसा पंगा? कहर ने जवाब दिया, तो मैं पता है, ऑफिस में हमारे जो चेयरवुमेन हैं, उनका ड्राइवर कौन है? इस बात पर स्वयं कंफ्यूज होकर बोला, तुम्हारी चेयरवुमेन के ड्राइवर से मुझे क्या लेना देना और तुम्हें भी क्या लेना देना? तुम इतना क्यों सीरियस लग रही हो? कहर ने गहरी सांस लेकर कहा, वह सब्जेक्ट 84 है। सब्जेक्ट 84 का नाम सुनते ही एकदम से स्वयं सीधा होकर बैठ गया और उसकी आंखें फट गईं। उसके चेहरे पर शौक से भारी एक्सप्रेशंस आ गए। क्या सब्जेक्ट 84? कहर ने हाँ में अपना सर हिला दिया। स्वयं के होश उड़ गए थे। उसने सोचा भी नहीं था। वह कहर से बोला, वह यहाँ पर क्या कर रहा है? कहर ने काफी टेंशन में जवाब दिया, पता नहीं,
यही बात बताने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया था। मैंने उसे वहाँ देखा, वो खुशी मैडम के साथ आता जाता है, उनकी गाड़ी ड्राइव करता है। मैंने उसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकलवाई तो पता चला कि वह अगुनी नाम से वहाँ पर रह रहा है। मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप को उसकी नज़रों से बचाया है। वो तो थैंक गॉड जब तक मुझे नहीं पता था, मैं उसकी आंखों के सामने नहीं आई। पर वह हमारी कंपनी में क्या कर रहा है, मैं कुछ समझ नहीं पाई। मैंने बिग ब्रदर को भी कॉल किया था, पर वह किसी जरूरी काम से गए थे, इसलिए उन्होंने मेरे कॉल को रिसीव नहीं किया। मैंने राजवीर को कॉल किया था, लेकिन आजकल राजवीर की बॉडी में वह नहीं है, आरजे है। स्वयं अपना सर पकड़कर बैठ गया। ओ गॉड, एक तो ये आरजे भी राजवीर का पीछा नहीं छोड़ रहा, ये बिग ब्रदर भी अचानक कहाँ चले गए और यह सब्जेक्ट 84 इसे भी अभी आना था। अगर यह यहाँ पर आ चुका है, तो बहुत बड़ा खतरा हमारे आसपास मंडरा रहा है। बिग ब्रदर ने पहले ही हमें अलर्ट किया था, उससे बचकर रहना है। कहर और स्वयं काफी चिंता में सोच में पड़ जाते हैं और बातें करने लगते हैं कि अब उन्हें क्या और कैसे करना चाहिए। दूसरी तरफ शरण्या मॉल के बाहर आती है अपनी एक फ्रेंड के साथ। शरण्या की फ्रेंड शरण्या से बोली, क्या बात है, आज तुझे बड़े दिनों के बाद शॉपिंग करने का ख्याल आया है? शरण्या ने कहा, हाँ यार, काफी दिन हो गए, सोचा आज कर ही लेती हूँ। उसके बाद वह दोनों जैसे ही अंदर आने लगे, वैसे ही अचानक शरण्या की नज़र एक गाड़ी पर पड़ी। वह गाड़ी वाहन पार्किंग एरिया में आकर रुक गई, पर उस गाड़ी से निकलने वाले इंसान को देखकर वह कंफ्यूज भी हुई और हैरान भी। अथर्व यहाँ पर क्या कर रहा है? शरण्या ये सोचने लगी। अथर्व फटाफट गाड़ी से निकलकर मॉल की तरफ आने लगा। अचानक मॉल के दरवाजे के पास उसकी मुलाकात शरण्या से हुई। शरण्या अथर्व से बोली, अथर्व तुम यहाँ क्यों कर रहे हो? अथर्व ने शरण्या को देखा तो वह बोला, मैं जरूरी काम से आया हूँ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? शरण्या ने कहा, कुछ नहीं, बस शॉपिंग के लिए। अथर्व ने हल्का सा सर हिलाया और फिर वह दोनों मॉल के अंदर चले गए। शरण्या की फ्रेंड शॉपिंग करने में बिजी हो गई। शरण्या को दूसरी तरफ से कुछ लेना था और अथर्व भी किसी को ढूंढ रहा था। शरण्या ने उसको देखा तो वह यहाँ वहाँ बहुत नजर मार रहा था। वह बोली, किसी को ढूंढ रहे हो? अथर्व ने थोड़ा ऑकवर्ड होकर कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही। शरण्या ने कहा, यहाँ पर तुम कौन से जरूरी काम से आए हो? अथर्व ने जवाब दिया, किसी से मिलने के लिए आया था, थोड़ा काम के सिलसिले में। बाय द वे, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? शरण्या ने जवाब दिया, सब बहुत बढ़िया चल रहा है, डैड तुम सबको बहुत याद करते हैं। वह बोल रहे थे कि वह तुम्हारे मॉम डैड से मिले थे। अथर्व ये सुनकर थोड़ा सा चौंक कर बोला, व्हाट, वो मॉम डैड से मिल चुके हैं? कमाल है, हमें बताया भी नहीं। शरण्या ने कहा, किसी काम से वह कुछ दिनों पहले ऑस्ट्रेलिया गए थे, वहीं पर मिले थे, मुझे भी बस ऐसे ही बातों बातों में बता दिया था। अथर्व ने हल्की सी उदास आवाज में कहा, काफी वक्त से मॉम डैड को देखा ही नहीं। शरण्या उसके कंधे पर हाथ रख कर बोली, वह लोग किसी जरूरी काम से हैं वहां पर, उन्होंने कहा है कि जल्दी ही वापस आने के बारे में सोचेंगे वो लोग। अथर्व बस हल्का सा सर हिला देता है। काफी टाइम यहाँ वहाँ घूमने के बाद, शॉपिंग करने के बाद शरण्या और अथर्व थोड़ा थक गए थे। अथर्व तो सिर्फ जहाँ भी जाता, चारों तरफ नजर घूमर कर उसे ढूंढने की कोशिश करता। उसे पता चला था कि वह यहीं पर है। उसने अपने मन में कहा, आखिर कहाँ जा सकती है? पूरे मॉल में ढूंढ चुका हूँ,
अभी तक हमें नहीं मिली, कहीं उस लड़के के साथ। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले मैंने उसे प्रपोज किया है, उसे पहले मेरे सवाल का जवाब देना चाहिए। ऐसे कैसे वह मुझे बीच में लटकाकर ब्लाइंड डेट के लिए आ सकती है? कि लड़की मुझे पागल करके मानेगी। शरण्या अथर्व से बोली, अथर्व, एक्चुअली मुझे थोड़ी भूख लगी है, तो रेस्टोरेंट चलोगे क्या कुछ खाने के लिए? अथर्व भी थोड़ा थक गया था और उसे भी काफी प्यास लगी थी, तो उसने कहा, ओके। उसके बाद वह दोनों रेस्टोरेंट की तरफ चले गए। रेस्टोरेंट में जैसे ही दोनों पहुंचे, अथर्व ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और तभी अचानक उसकी नजरें एक टेबल पर जाकर चिपक गई। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और मुठिया जोर से कस गई। उसने देखा कि कहर एक लड़के के साथ वहां पर बैठी हुई है। वह लड़का, उसने कहर के हाथ को अपने हाथों में पकड़ रखा है और दोनों बहुत ही प्यार से कुछ बातें कर रहे हैं। कहर किसी लड़के के साथ ऐसे बैठी है, ये देखकर अथर्व का दिमाग खराब हो गया। शरण्या ने भी खाली टेबल देखने के लिए यहाँ वहाँ नजर दौड़ाई, तो उसकी नजरें भी अचानक स्वयं पर जाकर टिक गईं। स्वयं को किसी लड़की के साथ देखकर उसकी आंखें भी सिकुड़ गईं। उसके चेहरे पर भी हैरानी से भरे हाव भाव आ गए और वह भी चौंक गई। उसने देखा कि स्वयं ने उसे लड़की के हाथ को अपने हाथों में पकड़ा है और दोनों बातें भी कर रहे हैं। अथर्व और शरण्या दोनों के ही एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा खराब हो गए। उन दोनों को देखकर स्वयं मुस्कुराकर कहर से बोला, अरे, तो फिर तुम्हें हाँ बोल देना चाहिए था ना। बेचारे को इतना परेशान नहीं करना चाहिए था। कहर ने कहा, हाँ, तो तुमने कौन सा उस लड़की को अभी तक कुछ बोला है? तुम्हें भी बोलना चाहिए उसे। फिर स्वयं ने हल्का सा अपना सर को खुजाते हुए कहा, वह क्या है ना, वह कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। मामूली लड़की नहीं है। कर हल्का सा हंसते हुए बोली, खतरनाक? मुझे भी ज्यादा। कहर की बात सुनकर स्वयं ने कहा, बाप रे, मेरी जिंदगी में ऐसे ही खतरनाक लड़कियां भरी पड़ी हैं। कोई सॉफ्ट और क्यूट सी लड़की क्यों नहीं मिलती मुझे? पर अब क्या करूं? सब तुम्हारी होने वाली भाभी पर मेरा ऐसा दिल आ गया है ना कि उसके अलावा मुझे कोई लड़की अच्छी ही नहीं लगती। कहर ने अपनी आंखें रोल की और कहा, हाँ, राइट। वैसे वो भी बहुत खड़ूस है, मगर बात तो है बंदे में, उसके अलावा मुझे भी आज तक कोई पसंद नहीं आया। सोच रही हूँ, बेचारे को इतना नहीं तड़पता, अब कोई जवाब दे ही देती हूँ। दोनों हंस हंसकर बातें कर रहे थे, तभी अचानक कहर की नजर अथर्व पर पड़ी, जो गुस्से में उन्हें देख रहा था। चेहरे एकदम से कुर्सी से खड़ी हो गई और उसकी आंखें शौक से फट गईं। ओ जो अचानक कहर के एक्सप्रेशन देखकर स्वयं भी हैरान हो गया। उसने भी पलटकर, जैसे ही उसे डायरेक्शन में देखा जहां कर देख रही थी, उसकी आंखें भी फट गईं। क्योंकि उसकी नजर अथर्व पर नहीं, उसके बगल में खड़ी शरण्या पर पड़ी, जो उसे गुस्से में देख रही थी। वह भी एकदम से खड़ा हो गया और बोला, शिट, ये यहाँ क्या कर रही है? स्वयं और कहर ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों एक दूसरे के आसपास आकर खड़े हो गए। दोनों ने ही अपने सलाइवा गटक लिए। उनके पार्टनर्स उन्हें ऐसे गुस्से भरी नजरों से देख रहे थे कि पूछा हिम्मत। तभी उनकी नज़र उनके बगल में खड़े इंसान पर पड़ी, जो गुस्से में एक दूसरे को देख रहे थे। यानी कि स्वयं की नज़र अथर्व पर पड़ी और कहर की नज़र शरण्या पर। कहर ने कहा, ये लड़की कौन है? स्वयं ने जवाब दिया, तुम्हारी होने वाली भाभी, लेकिन ये लड़का कौन है इसके बगल में? इस बात पर कहर ने अपना सलाइवा गटका और बोली, तुम्हारे होने वाले जीजू।
जो क्या पता अब होगा या नहीं। स्वयं ने भी कहा, सेम हियर। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर रोने जैसी शक्ल बना ली। अथर्व और शरण्या इतना गुस्से में थे कि तुरंत वहां से चले गए। कहर ने अपना सर पकड़कर कहा, मनाना पड़ेगा यार, गलतफहमी हो गई। स्वयं भी तुरंत दरवाजे की तरफ भागते हुए बोला, मेरी वाली तो आसानी से मानेगी भी नहीं। वो दोनों अपने अपने पार्टनर के पीछे भाग गए, उन्हें मनाने के लिए और उनकी गलतफहमी को दूर करने के लिए, मगर अथर्व और शरण्या गुस्से में वहां से निकल चुके थे। अथर्व काफी गुस्से में था और वह गुस्से से माल से बाहर निकल जाता है। कहर, जो कि उसके पीछे पीछे भागकर वहां पर पहुंचती है, उसकी गाड़ी को रोकने के लिए उसकी तरफ दौड़ने की कोशिश करती है, मगर अथर्व गाड़ी लेकर निकल जाता है। कहर थोड़ा परेशान होकर बोली, अरे यार, यह मोगेम्बो तो बहुत ज्यादा गुस्से में हो गया। जल्दी से जाकर उसे मनाना पड़ेगा, वरना पता नहीं क्या कर लेगा। दूसरी तरफ स्वयं शरण्या के पीछे पीछे तेजी से चलते हुए बोला, अरे यार, लेकिन मेरी बात तो सुनो, तुम तो कुछ सुन ही नहीं रही हो। शरण्या, रुको तो यार। स्वयं ने जैसे ही शरण्या का हाथ पकड़, शरण्या ने एक झटके में स्वयं के हाथ को अपने हाथ से दूर किया और गुस्से से जाने वाली नजरों से स्वयं की तरफ देखा। शरण्या का इतना खतरनाक रूप देखकर स्वयं ने अपना सलाइवा गटक लिया। शरण्या स्वयं से बोली, दूर रहो मुझसे, समझे। स्वयं ने कहा, पर तुम इतना गुस्सा क्यों हो? शरण्या इरिटेट होकर बोली, मैं गुस्सा नहीं हूँ और मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे। ये बोलकर शरण्या वहां से जाने लगी, पर स्वयं ने उसका हाथ एकदम से पकड़ लिया। शरण्या गुस्से में हाथ को पीछे करती है, पर स्वयं इतनी मजबूती से उसके हाथ को पकड़े रखता है कि शरण्या अपना हाथ हिला तक नहीं पाती। वो इरिटेट होकर बोली, मेरा हाथ छोड़ो स्वयं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। स्वयं ने शरण्या को अपनी तरफ खींच लिया और उसकी कमर को अपने हाथ से पकड़ लिया। शरण्या हैरान हो गई जब वो एकदम से स्वयं के सीने पर आ गई थी। स्वयं शरण्या की आंखों में देखते हुए बड़े नटखट अंदाज में बोला, मुझे उस लड़की के साथ देखकर तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? इट्स नॉट लाइक कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड, और तुमने मुझे चीट करते हुए पकड़ लिया। तुम्हारे अंदर से जेलेसी की जबरदस्त बू आ रही है। तो क्या मैं ये समझे कि शरण्या मैडम के दिल में मेरे लिए फीलिंग्स आने लगी हैं? स्वयं की बात सुनकर शरण्या की आंखें बड़ी हो गईं। सेक्रेटली उसका दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था, स्वयं बहुत अच्छे से सुन सकता था। पर शरण्या इरिटेट होकर उसे पीछे धकेलने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ो मुझे, दूर हटो मुझे। स्वयं ने आंखें रोल की और कहा, कम ऑन, आखिर तुम्हें इतना मुश्किल क्यों हो रही है यह मानने में कि तुम एक ठरकी प्लेबॉय के प्यार में गिर गई हो? अगर यह बात मान जाओगी तो तुम्हारा ईगो हट हो जाएगा, है ना? शरण्या ने अपनी आंखों को कड़क करते हुए कहा, मैंने कहा, मुझे छोड़ो स्वयं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। स्वयं में मुस्कुराकर शरण्या के चेहरे को अपने चेहरे के करीब लाते हुए कहा, तो फिर बोलो कि तुम्हें जलन हुई मुझे किसी और लड़की के साथ देखकर। शरण्या को काफी गुस्सा आ रहा था, उसने अपनी नजरों को दूसरी तरफ कर लिया। वह स्वयं की आंखों में नहीं देखना चाहती थी। उसने सिर्फ इतना कहा, गलतफहमी है तुम्हारी, मुझे तुमसे और उसे तुम्हारी सो कॉल्ड विक्टिम से कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं लड़कियां इतनी आंधी क्यों हो जाती हैं। तुम जैसे लड़कों से कोई प्यार कैसे कर सकता है? इस बात पर स्वयं अपने आईब्रोज को ऊपर उठा लेता है और कहता है,
ये सवाल तो तुम्हें अपने आप से पूछना चाहिए, क्योंकि फाइनली तुम भी तो मेरे प्यार में गिर चुकी हो। शरण्या ने अपनी आंखों को सिकोड़कर स्वयं की तरफ देखा और बोली, यू स्वयं मल्होत्रा, आई डोंट लव यू एंड आई विल नेवर लव यू। शरण्या स्वयं को धक्का देती है और फिर वहां से जाने लगती है। वह जाए उससे पहले स्वयं बोलता है, वैसे वह लड़की। इतना बोलते ही शरण्या के कदम रुक जाते हैं। फिर स्वयं की अगली बात उसके कानों में पड़ती है, मेरी बहन है। स्वयं की बात सुनकर शरण्या चौंक कर उसकी तरफ देखती है। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, तो वह स्वयं के पास आकर बोली, क्या कहा तुमने? स्वयं ने जवाब दिया, बहन, वह लड़की मेरी बहन है। इस बात पर शरण्या अपनी आईब्रोज ऊपर उठाती है और कहती है, अपनी हर गर्लफ्रेंड को तुम यही बात बोलते हो ना, जब वह तुम्हें किसी दूसरी लड़की के साथ देख लेती है। उसे लड़की के सामने अपनी गर्लफ्रेंड को बहन बना देते हो, अपनी गर्लफ्रेंड के सामने उसे लड़की को अपनी बहन बना लेते हो। आखिर कितनी गर्लफ्रेंड्स और कितनी बहनें हैं तुम्हारी इस शहर में? स्वयं मल्होत्रा। स्वयं ने मुस्कुराकर शरण्या को बाहों में भरते हुए कहा, एक ही गर्लफ्रेंड है और एक ही बहन। शरण्या फिर से हैरान हो गई। यह आदमी बार बार मुझे अपनी बाहों में क्यों भर लेता है? उसने इरिटेट होकर कहा, और मैं क्यों मानूं तुम्हारी बात कि वह लड़की तुम्हारी बहन थी? कल तक तो तुम्हारे सो कॉल्ड बिग ब्रदर के अलावा और कोई भी नहीं था इस दुनिया में। फिर बहन कहाँ से पैदा हो रही हैं तुम्हारी? धीरे धीरे तुम्हारे माँ बाप भी आएंगे, फिर तुम्हारी पूरी फैमिली आएगी। अब तो मुझे तुम्हारी सारी कहानियों पर शक होने लगा है। तुमने आज तक कभी मुझसे कुछ सच बोला है या नहीं? इस बात पर स्वयं हंस देता है और कहता है, कितनी जलन हो रही है तुम्हें। कमाल है, तुम्हारा ये वाला रूप कभी कभी देखने को मिलता है, लेकिन इसमें बड़ी क्यूट लगती हो तुम। अब सुनो मेरी बात। इस बार स्वयं थोड़ा सीरियस होता है। मैंने जिंदगी में ज्यादा सच नहीं बोला है, लेकिन जितने भी सच बोले हैं उनमें से कुछ वह सच भी है जो मैंने तुम्हारे सामने बोले हैं। पहले सच यह है कि आई लाइक यू। मैं पसंद करता हूँ तुम्हें, दरोगा मैडम। शरण्या ये सुनकर चौंक जाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और गाल लाल हो जाते हैं, लेकिन चेहरे पर शौक से भरे एक्सप्रेशंस थे। उसके बाद स्वयं ने कहा, और जिस लड़की को अभी अभी तुमने मेरे साथ देखा, तुम्हें याद है? मैंने तुमसे कहा था कि बिग ब्रदर ने मेरे साथ साथ कुछ और बच्चों को भी बचाया था। ये लड़की भी उन बच्चों में से ही एक थी। हम जितने भी बच्चे थे, एक दूसरे को भाई बहन मान चुके थे, तो उस हिसाब से ये लड़की मेरी बहन है और इसका नाम कहर है। स्वयं की बात सुनकर शरण्या चौंक कर बोली, क्या इसका मतलब वो लड़की भी अल्ट्रास है तुम्हारी तरह? उसके पास भी सुपर पावर है? इस बात पर स्वयं ने सिर हिलाया। शरण्या हैरान थी, लेकिन उसने स्वयं की बातों पर भरोसा किया। उसने देखा कि स्वयं ने अभी तक उसे अपनी बाहों में पकड़ा हुआ है। ये देखकर उसने थोड़ी अनोइंग आवाज में कहा, अब जरा तुम मुझे छोड़ोगे, यहाँ सब देख रहे हैं। तो स्वयं ने भी नोट किया कि आसपास बगल से गुजरने वाले लोग उनकी तरफ देखकर ही गुजर रहे थे, जैसे वे लोग एक क्यूट कपल लग रहे थे। एक लड़का जो अपनी नाराज गर्लफ्रेंड को मनाने की कोशिश कर रहा है, और नाराज गर्लफ्रेंड नखरे दिखा रही है। स्वयं ने अपनी बाहों को खोल दिया और शरण्या को अपनी बाहों से आज़ाद किया। शरण्या ऊपर होकर इधर उधर देखने लगी। स्वयं मुस्कुराकर उसे ही देख रहा था। शरण्या ने जब उसे अपनी तरफ ऐसे देखते हुए देखा, तो उसने कहा, क्या? ऐसे क्या देख रहे हो? मुंह
तोड़ दूंगी तुम्हारा, खामखा दिमाग खराब कर दिया। ये बोलकर शरण्या वहां से चली गई। स्वयं ने अपनी आईब्रोज ऊपर उठाते हुए कहा, मैंने दिमाग खराब किया। जेलिस खुद हो रही थी, पागल लड़की। शरण्या वहां से चली गई, पर जाते जाते उसके होठों पर हल्की सी, छोटी सी, सीक्रेट मुस्कुराहट आ गई, जैसे उसने स्वयं को देखने नहीं दिया। उसके जाने के बाद स्वयं आराम से हल्की सी अंगड़ाई लेता है, पॉकेट से सिगरेट निकालता है, लाइटर निकालता है, सिगरेट को अपने मुंह में डालकर लाइटर से उसे जलता है, और फिर आराम से सिगरेट को रोकने लगता है। तभी अचानक एक आदमी, जो हड़बड़ी में शायद कहीं जा रहा था, स्वयं से टकरा जाता है। उसके हाथों में कुछ सामान था, एक बॉक्स जैसा कुछ, और जैसे ही स्वयं से टकराया, उसका बॉक्स नीचे गिर गया। स्वयं ने जैसे ही बॉक्स में डायरी देखी, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। आदमी थोड़ा हड़बड़ा गया और तुरंत उन डायरी को बॉक्स में डालने लगा। सॉरी, उसने कहा। आदमी ने भी थोड़ी आराम से, नॉर्मल आवाज में कहा, इट्स ओके। उसके बाद उसने फटाफट बॉक्स उठाया और वहां से चला गया। वह आसपास देख रहा था, जैसे उसे किसी चीज का डर हो। स्वयं के एक्सप्रेशंस डार्क हो गए। उसने सिगरेट को बुझाकर डस्टबिन में डाला और तुरंत उसे आदमी के पीछे पीछे चला गया, बिना इस बात का ख्याल रखते हुए कि वो उसे आदमी के पीछे जा रहा है, ताकि आदमी को इसका एहसास न हो। अथर्व गुस्से में अपने ऑफिस में पहुंच जाता है। उसके आसपास आने वाले लोग उसे ग्रीट कर रहे थे, लेकिन अथर्व गुस्से में सबको इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ रहा था। वह लोग समझ गए थे कि आज वह बहुत ज्यादा गुस्से में है। वह गुस्से में अपने केबिन में पहुंचा, सूट निकालकर सोफे पर फेंक दिया और फिर यहाँ वहाँ चक्कर काटने लगा। मुझे टाइम देकर, किसी और लड़के के साथ वह ब्लाइंड डेट पर उसके हाथों में हाथ डालकर बैठी थी और मुझे बोल रही है कि सोचने के लिए टाइम चाहिए। ये लड़की, आखिर क्या है? मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ, इसमें मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। अथर्व बहुत ज्यादा गुस्से में था, उसने यहाँ तक कि कुछ सामान को भी उठाकर यहाँ वहाँ पटक दिया था। कहर भागते भागते ऑफिस पहुँचती है और अब वह रिसेप्शन पर जाकर कहती है, एक्सक्यूज मी, बॉस ऑफिस में आ गए। रिसेप्शनिस्ट थोड़ी सी हैरान हो गई, उसने कहर की तरफ देखा और कहा, हाँ, आ तो गई है, मगर वह काफी गुस्से में लग रहे थे, कुछ हुआ है क्या? कहर समझ गई कि आज तो उसकी वॉट लगने वाली है। उसने कहा, नहीं, बस वह थोड़ी बिजनेस की प्रॉब्लम थी, बाकी सब ठीक है। उसके बाद कहर अथर्व के केबिन की तरफ जाने लगी। अथर्व के केबिन के पास पहुंचकर बाहर खड़े होकर उसने गहरी गहरी सांस लेकर अपने आप को थोड़ा संभालने की कोशिश की। उसके बाद वह दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। अंदर सिर्फ अथर्व था, जो सोफे पर बैठा हुआ था और अपने सर को हाथों में पकड़े हुए था, काफी गुस्से में लग रहा था। सामान्य इधर उधर पड़ा था। ये देखकर कहर समझ गई थी कि आज तो मोगेम्बो रुद्र अवतार में है। कहर ने फटाफट दरवाजा बंद किया और वह अथर्व के पास आकर खड़ी हो गई। अथर्व ने जब कहर के पैरों को देखा, तो उसने नजर उठाकर कहर की तरफ देखा, जो वहां पर खड़ी थी। कहर को देखकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा और तुरंत खड़ा होकर बोला, गेट आउट। कहर ने एक गहरी सांस लेकर कहा, अरे, लेकिन क्यों? अथर्व ने गुस्से में कहा, मैंने कहा ना, गेट आउट। कहर ने जवाब दिया, लेकिन मेरी बात तो सुनो यार, तुम तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो। अथर्व ने इरिटेट होकर कहा, तुम्हारी बात? क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? एक हफ्ते से बोलने के लिए बोल रहा था, वह तो तुमसे बोला नहीं गया।
और अब जब मैं खुद अपनी आंखों से तुम्हें किसी और लड़के के साथ उसके हाथों में हाथ डालकर बड़े ही प्यार से उससे बातें करते हुए देख लिया, तुम्हारी चोरी पकड़ ली, तो अब तो मुझे सफाई दे रही हो। मुझे तुम्हारी सफाई की कोई जरूरत नहीं है। चुपचाप चली जाओ यहाँ से। मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है और मैं नहीं चाहता कि मैं गुस्से में कोई भी बदतमीजी कर दूं, क्योंकि मैं औरतों के साथ इज्जत से पेश आता हूँ। कहर चुपचाप चली जाओ यहाँ से। कहर ने महसूस कर लिया था कि अथर्व हद से ज्यादा गुस्से में है। उसने कहा, मैं नहीं जाऊंगी। कहर के इतना बोलने पर अथर्व हैरान भी हुआ और बहुत गुस्से में भी। उसने कहा, क्यों नहीं जाओगी? कहर ने जवाब दिया, क्योंकि तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है और मैं उसे गलतफहमी को दूर किए बिना यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊंगी। अथर्व इरिटेट होकर बोला, गलतफहमी? मेरी आंखों से देखा है मैंने वह सब कुछ, और तुम कह रही हो कि मुझे गलतफहमी हुई है। कहर ने थोड़ा कदम आगे आते हुए कहा, कभी कभी कानों से सुना हुआ और आंखों से देखा हुआ भी गलत हो सकता है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वह सब सच था, या तुम जैसा सोच रहे हो वह वही था? अथर्व ने जवाब दिया, क्योंकि तुमने कहा था कि तुम ब्लाइंड डेट पर हो। वह लड़का तुम्हारे लिए तुम्हारी ब्लाइंड डेट था, तुम्हारे पास बैठा था और उसने तुम्हारा हाथ पकड़ के रखा था। अब तुम ही मुझे बताओ कि मुझे क्या सोचना चाहिए और क्या मैं गलत सोच रहा हूँ और इसमें गलतफहमी वाली कौन सी बात है? कहर कुछ सेकंड तक चुप हो गई। वैसे अथर्व की बात सही थी। अगर अथर्व की जगह वह होती ऐसी सिचुएशन में तो वह भी यही समझती। उसने गहरी सांस लेकर अथर्व से कहा, मैं मानती हूँ कि तुमने जो देखा, उस हिसाब से तुमने जो समझा, वो गलत नहीं था, लेकिन सच्चाई कुछ और है। अथर्व ने इरिटेट होते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं जानना है। तुम प्लीज इस वक्त मेरी आंखों के सामने से चली जाओ, मैं अकेले रहना चाहता हूँ। अथर्व मुंह फेर कर खड़ा हो गया। कहर कुछ सेकंड तक खड़ी रही और फिर अचानक अथर्व ने महसूस किया कि कहर ने उसे पलट दिया और एक धक्का दिया। अथर्व सोफे पर गिर गया और हैरान होकर बोला, क्या कर रही हो तुम? मगर वह कुछ भी कर पाता या खड़ा हो पाता, उससे पहले ही कहर उसके ऊपर चढ़ गई, उसके दोनों हाथों को पकड़ के पीछे की तरफ किया और अपनी बॉडी को उसके ऊपर झुका लिया। दोनों के चेहरे करीब आ गए थे। अथर्व की सांस हलक में अटक गई थी और आंखें बड़ी हो गई थी। उसने कहर से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। ये लड़की आखिर करना क्या चाहती है? अथर्व ने कहा, क्या कर रही हो तुम? कहर अपने चेहरे को अथर्व के चेहरे के पास लेकर आए और बोली, हाँ। कहर की बात सुनकर अथर्व ने अपनी आंखों को सिकोड़ लिया, वह कंफ्यूज नजर आ रहा था। उसने कहा, क्या मतलब हाँ? कहर हल्का सा मुस्कुराए और फिर बोली, तुमने जवाब मांगा था ना? मेरा जवाब है ये, हाँ। आई एक्सेप्ट यू एज माई बॉयफ्रेंड, आई वॉन्ट टू डेट यू, आई वॉन्ट टू लव यू, आई लव यू। कहर की बात सुनकर अथर्व का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह इतना हैरान था कि बस कहर को देखता रहा। कहर ने उसे ऐसे देखते हुए कहा, अब कुछ बोलोगे? कहर की बात सुनकर वह थोड़ा होश में आया और बोला, लेकिन वो लड़का। कहर ने अपनी आंखें रोल की और कहा, यह आदमी भी ना। फिर कहर ने बताया, वह कोई मेरी ब्लाइंड डेट नहीं था। वह तो मैंने बस तुम्हें इरिटेट करने के लिए बोला था। वह लड़का मेरा एक पुराना फ्रेंड है, मैं उसे भाई बोलती हूँ। वह उन्हीं बच्चों में से एक है जो एक्सपेरिमेंट के दौरान मेरे साथ वहाँ फंसे हुए थे और बचकर भागे थे। सिर्फ हम कुछ ही बच्चे एक दूसरे के साथ थे।
वो सब मुझे बहन बोलते हैं और मैं उनको भाई। तो वो लड़का मेरा भाई था। ये सुनकर अथर्व अपनी आईब्रोज को ऊपर उठा लेता है। भाई, फिर अथर्व ने कहा, तुमने ये बात फिर मुझे पहले क्यों नहीं बताई? इस बात पर कहर इरिटेट होकर बोली, तुम कुछ बोलने कहाँ देते हो? मैं कब से बोल रही थी कि मुझे बोलने का मौका दो, मेरी बात तो सुनो। मगर तुम हो कि मुझे मौका ही नहीं दे रहे, बस गुस्से में सांप की तरह फुफकारे जा रहे हो। इस बात पर कहर ने अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए कहा, सांप की तरह फुफकार रहा हूँ? अब मेरी गर्लफ्रेंड किसी और के हाथ को पकड़ कर बैठी है पब्लिक में और मुझे जलन भी ना हो। इस बात पर अथर्व ने अपने निचले होंठ को थोड़ा दांतों के नीचे दबाए और फिर कहा, सॉरी, जानबूझकर तुम्हें इरिटेट करने के लिए बोला। अथर्व ने अपने हाथों को कहर के हाथों से आज़ाद करके उसके पीछे किया, पीठ पर हाथ रखकर कहर को करीब लेकर आया। दोनों इतने करीब आ गए कि दोनों को एक दूसरे की सांसों की गर्माहट एक दूसरे के होठों पर महसूस होने लगे। अथर्व ने कहा, ऐसे नहीं। तुम्हें सॉरी कुछ ऐसे बोलना होगा कि मैं मान ही जाऊं और रजिस्ट ना कर पाऊं। हमारे रिलेशनशिप में ये हमारा पहला झगड़ा है। मैं नाराज हूं तुमसे और एक अच्छी गर्लफ्रेंड होने के नाते तुम्हारा फर्ज है कि तुम मुझे प्यार से मनाओ। अथर्व ने यह बात बहुत सेडक्टिव तरीके से बोली। कहर के पेट में तितलियां उड़ने लगीं और मुंह चेहरा लाल हो गया। फिर उसने कहा, ऑलराइट, लेकिन ये पहली बार और आखिरी बार समझना। आइंदा इस तरह की माफ़ी की उम्मीद में बार बार मुझसे नाराज होने की ज़रूरत नहीं। अथर्व का चेहरा मुस्कुराया और फिर अगले ही पल कहर ने अपने होठों को उसके होठों पर रख दिया। अथर्व ने कहर को अपने बाहों में भर लिया और पैशनेटली दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। दोनों एक दूसरे को किस करते करते एक दूसरे में इतने गम हो गए जैसे पागल से हो गए। अथर्व जैसे कहर के होठों को छोड़ना ही नहीं चाहता था। वह बहुत ज़्यादा डेस्परेट और एग्रेसिव होने लगा। उसने कहर को कस के बाहों में पकड़ा और उसके होठों को ऐसे किस कर रहा था जैसे उसे खा ही जाएगा, पर कहर को कोई एतराज नहीं था। वह भी अपने नाराज बॉयफ्रेंड को मनाने के लिए अपना पूरा जोर लगा रही थी। अथर्व ने कहर को पलट दिया। अब कहर नीचे थी और अथर्व की बॉडी उसके ऊपर। अथर्व कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, वह कहर को छोड़ना ही नहीं चाहता था। उसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियों को फंसा कर वो और भी गहराई से कहर को टेस्ट कर रहा था। वाव, शी इज़ अमेजिंग। उसे डीपली किस कर रहा था। दोनों एक दूसरे में पूरे तरीके से डूब चुके थे, मदहोश हो चुके थे। उन्हें दुनिया का कोई होश नहीं था कि हमने भी अपने पैरों को अथर्व के पैरों के साथ मसलना शुरू किया। वो बेचैन हो रही थी। दोनों की धड़कनें आसमान पर थीं और कहर के रोंगटे ही खड़े हो गए थे। तभी अचानक केबिन का दरवाजा खुला और खुशी केबिन के अंदर आकर बोली, अथर्व, वो मैं बोल रही थी कि ये। तभी अचानक उसके हाथों में पकड़ी हुई फाइल्स धाम से जमीन पर गिर गई और उसकी आंखें फट गई। खुशी की आंखें फटी की फटी रह गई। अचानक उसकी आवाज सुनकर एकदम से अथर्व और कहर, जो एक दूसरे को किस कर रहे थे, झटके से किस ब्रेक करके दरवाजे की तरफ देखते हैं। खुशी को देखते ही दोनों की आंखें फटी रह जाती हैं। अथर्व एकदम से हड़बड़ा जाता है और कहर के ऊपर से धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। एकदम से कहर भी खड़ी हो जाती है। दोनों एक दूसरे के अगल बगल खड़े थे। दोनों शौक थे और उनसे भी ज्यादा शौक थी खुशी, उन्हें इस हालत में देखकर। दोनों इतने शर्मिंदा हो जाते हैं कि नजरें चुराने लगते हैं। खुशी से तो नजर मिला भी नहीं पाते, बस जमीन में देखने लगते हैं, अगल बगल देखने लगते हैं।
दोनों को इतना शर्मिंदा देखकर खुशी अपनी आईब्रोज ऊपर उठा लेती है। अथर्व कुछ बोलने की कोशिश करता है। दी आप यहाँ कैसे? अथर्व हकलाने लगता है। उसका हकलाना काफी फनी लग रहा था। कहर तो पहले ही पानी पानी हो रही थी, अब और यहाँ पर नहीं रुक सकती थी। इसलिए वह तुरंत दोनों से एक्सक्यूज लेकर वहां से भाग जाती है। अथर्व काफी शर्मिंदा होकर खड़ा रहता है और खुशी अपने निचले होंठ को दांतों के नीचे दबा लेती है। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर उसका हंसने का मन कर रहा था, पर इस वक्त वह सिचुएशन को और ज्यादा ऑकवर्ड नहीं बनाना चाहती थी। तो उसने सिर्फ इतना कहा, फाइल देने आई थी, बाद में मिलती हूँ। ये बोलकर खुशी अपने केबिन में चली गई, पर जाते जाते अपने मुंह पर हाथ रख लिया, जैसे अपनी हंसी को रोकने की कोशिश कर रही हो। वह कोई छोटी बच्ची नहीं थी। अथर्व और कहर की नोकझोंक से वह पहले ही समझ गई थी कि दोनों के बीच में गजब की केमिस्ट्री है और कहीं न कहीं उसे आइडिया हो गया था कि फ्यूचर में दोनों के साथ होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। मगर इस तरह से उसने उम्मीद नहीं की थी। उसका भाई, जो बहुत कोल्ड हार्टेड और लड़कियों से दूर रहने वाला बनता था, आज ये हरकत कर रहा था। खुशी के जाने के बाद अथर्व ने अपनी आंखें कसकर बंद की, अपने सर पर 4-5 थप्पड़ मारे। वह काफी शर्मिंदा महसूस कर रहा था, मगर वह इस बात को लेकर खुश था कि कहर ने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। दूसरी तरफ कहर भी सीईओ से भाग रही थी। उसे काफी शर्म आ रही थी। वह शर्मिंदा भी थी, पर खुश भी थी। वह बिना आगे देखे ही भाग रही थी, तभी अचानक वह किसी से टकरा गई। ओह, आई एम रियली सॉरी। उसने देखा कि एक आदमी ने हाथ में कुछ पार्सल लिए हुए थे और कहर के टकराने से वह सारा सामान नीचे गिर गया। कहर की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने देखा कि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि सब्जेक्ट 84 यानी कि अगुनी था। अगुनी ने ज्यादा पार्सल पकड़ रखे थे, इसलिए उसका ध्यान कहर पर बिल्कुल भी नहीं था। वह नीचे गिरे पार्सल समेटने लगा, पर कहर उसे फटी आंखों से देख रही थी। अगुनी ने जैसे ही सर उठाकर कहर की तरफ देखा, वैसे ही कहर ने तुरंत अपना चेहरा घुमा लिया। अगुनी कंफ्यूज होकर बोला, थोड़ा देख के चला करो, तुम्हें लग सकती थी। तुम ठीक हो? कहर की धड़कनें बहुत तेज हो गई थीं। उसके चेहरे पर हॉरिफाइड एक्सप्रेशंस आ गए और माथे पर हल्का पसीना झलक आया। वो कुछ बोल नहीं रही थी और अगुनी उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। कहर ने अपना सलाइवा गटका। अग्नि ने एक बार फिर पूछा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हें लगी तो नहीं? पर कहर क्या जवाब देती? अगुनी खड़ा हो गया। उसने कहर के कंधे पर हाथ रखने के लिए हाथ आगे बढ़ाया ही था कि तभी उसका फोन बजने लगा। अगुनी ने तुरंत अपना फोन निकाला और देखा, खुशी उसे कॉल कर रही थी। उसने फौरन कॉल रिसीव करके कहा, हाँ, मैं बस पार्सल लेकर पहुंच रहा हूँ। उसने फटाफट पार्सल उठाए। कहर वैसे की वैसे खड़ी रही। अगुनी बड़ी अजीब नज़रों से उसे देखते हुए सोचने लगा, अजीब लड़की है। फिर वह पार्सल लेकर वहां से चला गया। अगुनी के जाते ही कहर ने एक लंबी सांस छोड़ी। ऐसा लगा जैसे उसने काफी लंबे वक्त तक अपनी सांस रोक रखी थी। उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। उसने उस डायरेक्शन में देखा जहां से अगुनी चला गया था और फिर फटाफट वहां से भाग गई। आज तो बाल बाल बच गई। अगर अगुनी ने उसे पहचान लिया होता तो पता नहीं क्या होता।
दूसरी तरफ स्वयं ने जैसे ही उसे डायरी वाले इंसान को देखा तो तुरंत उसका पीछा करना शुरू किया। पीछा करते करते उसे वह इंसान एक ऐसी जगह पर ले आया जो काफ़ी अजीब थी। एक टूटा फूटा सा अंडरग्राउंड था। आदमी बहुत बचा बचा कर आगे पीछे देख देख कर चल रहा था, पर उसे वहां पर कोई दिख नहीं चीज़ की उसे राहत थी और जल्दी ही वह अपने अड्डे पर पहुंच जाता है। स्वयं उस अड्डे को छुपकर देखता है और जल्दी ही वो और अड्डे के अंदर भी घुस जाता है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी थी, लेकिन स्वयं इतना साफ सुथरे तरीके से वहाँ घुसा कि उन लोगों को अंदाजा तक नहीं हुआ। वहाँ पर बहुत से लोग थे। वहाँ पर अनगिनत हथियार, बड़े बड़े बॉक्स और बोरियां रखी हुई थी। उसे आदमी ने डायरी का वह डब्बा लिया और एक जगह पर जाकर सैकड़ों डब्बों के बीच में रख दिया। स्वयं की आंखें सिकुड़ गई। तभी उन लोगों के बीच में एक आदमी आया जो काफी लंबा चौड़ा और हटा कटा था। स्वयं ने आंखों को सिकोड़ कर उस आदमी को गौर से देखा। वो उन लोगों से कुछ बात कर रहा था। सारे सामान को यहाँ पर इकट्ठा कर दिया है ना? इस वक्त हमारे माल को बाहर रखना सुरक्षित नहीं है। पुलिस की कड़ी पहरेदारी है। जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता पूरा माल यहीं पर रहेगा। आदमी की आवाज बहुत डार्क और स्वयं को बहुत जानी पहचानी लग रही थी। उसी आदमी की बात पर उसके चमचों ने तुरंत जवाब दिया, हमने सारे सामान को यहाँ स्टोर कर दिया है और सिक्योरिटी भी मजबूत है। यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये सुनकर स्वयं अपनी आंखें रोल करते हुए हल्की सी आवाज में बोला, सिक्योरिटी माय फुट। पर ये आदमी कौन है जो अंधेरे में खड़ा है? बहुत जाना पहचाना लग रहा है। कहीं ये वही तो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ। स्वयं कंफ्यूजन में काफी गौर से आदमी को देखने लगा। वो आदमी 2 कदम चलकर आगे आया। जैसे ही उसका चेहरा रोशनी में आया स्वयं की आंखें बड़ी हो गई। तो उसका शक सही था। ये वही है जिसके बारे में वो सोच रहा था। स्वयं अपने दांत पीते हुए बोला, भयंकर सिंह, तो यहाँ छुपे बैठे हो तुम? भयंकर सिंह एकलौता ऐसा इंसान था जिसने राजवीर, स्वयं और कहर तीनों को ही डॉक्टर ब्लैक तक पहुंचाने का काम किया था। इस आदमी से तो उन तीनों को हिसाब चुकता करना था। स्वयं ने अपना कॉल उठाया और एक खास इंसान को कॉल किया। इंसान जो इस वक्त भयंकर सिंह का गला पकड़ने को बेसब्र हो रहा था। कॉल रिसीव हुआ तो स्वयं ने तिरछा सा मुस्कुरा कर कहा, कैसे हो ब्रो? उसे तुम्हारे पास गैस वॉट के मैं इस वक्त कहाँ हूँ? भयंकर सिंह के अड्डे पर। उसके होठों पर तिरछी से मुस्कान आई, मगर आगे कुछ बोल पाता इससे पहले ही उसके सर में किसी ने जोर से कुछ मारा और अचानक से उसके हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। अब आगे कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड कंटिन्यू करूं तो कमेंट करें।